SOE 143 पर्यावरण समाजशास्त्र, इसका क्या चैप्टर नंबर 10 है। इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 यानी यूनिट 10, 11, 12 यानी इस वीडियो में आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और चैप्टर नंबर हमारा जो 10 है क्या है, मानव जनित युग और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट की अगर बात करूँ तो इसमें आपके लिए पूरा पाषाण काल से रिलेटेड क्या है, उसके बाद फिर आपसे पूरा पाषाण काल में अगर आप देखोगे तो उससे पूरा पाषाण काल, युगीन, जितना सारा है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्रांति युग, छोटा हिमयुग, ये सारे इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट है सेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ग्लोबल वार्मिंग से ऐतिहासिक जुड़े तथ्य, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं सारे पॉइंटों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भाई आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बोला था हम वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से मैंने आपको बताया था। यहाँ से देखिए, हमारा यहाँ से आ सकता है पूरा पाषाण काल। देखिएगा, यह प्रो-कैम्ब्रियन युग और मोसोजाइक युग के बीच का काल है। इस दौरान जमा होने वाली चट्टानों का काल था। यानी इस समय क्या था, ऐसी दौर था जब चट्टानें जमा होती थी। ठीक है इस काल में भैया छिपकली, मगरमच्छ, सांप, केचुआ, स्तनधारी, डायनासोर का विकास देखा गया। यानी इस समय क्या होता, पूरा पाषाण काल में छिपकली है, मगरमच्छ है, सांप है, केचुआ है, स्तनधारी है, डायनासोर है, इस प्रकार के जीव जंतु थे, इनका विकास हुआ। इन जीवित प्राणियों ने शुष्क भूमि पर, शुष्क यानी रेगिस्तान वाली भूमि पर, अपनी सांस में ऑक्सीजन और विविधता को साबित एवं प्रदर्शित करके आगे बढ़ाया। इस युग में क्रैनविनिया, ओडोविसिनिया, स्लिविना और आदि प्रकार के क्या 6 काल इसमें, यानी पूरा पाषाण काल में ही 6 प्रकार के काल माने जाते हैं। और इस समय कौन कौन से जानवर थे और भूमि शुष्क थी और उन्होंने ऑक्सीजन और विविधता से इसको आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, कैम्ब्रियन काल। देखिएगा, इस काल की अवधि लगभग 541 मिलियन से 545 मिलियन वर्ष पूर्व की थी। यह उक्त साल से पहले था। इस काल में पौधे, जीव जंतु, जानवर, पशुओं का विकास व्यापक पैमाने पर हुआ। इस समय क्या था, जो जानवर थे, जो पशु थे, उनका बड़े पैमाने विकास हुआ। इस अवधि में समुद्री जानवरों की अधिकांश प्रजातियों का विकास हुआ। इससे अगली वाली अवधि को हम ओडोविसियन काल के कहते हैं। इस काल में देखिएगा भैया, ओडोविसियन काल में क्या रहा, इस अवधि जो लगभग 545 से 444 वर्ष तक की है। इस अवधि के बारे में सबसे रोचक बात, दिलचस्प बात यह है कि मूंग, प्रावल और जैसी अन्य कई प्रजातियां भी इस काल में, यानी मूंग जो बात होती है उसके इस समय ज़्यादातर उनका विकास हुआ। सिल्यूलियन काल जो है वो 2.46 मिलियन से लेकर के लंबी थी। यह लगभग 543 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आई। इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण क्रमिक विकास, क्रमागत उन्नति, जबड़े वाली मछली, यानी जबड़े जैसे मछलियां इस टाइम हुई जिनमें जबड़ा था। ठीक है, बोनी मछली का एक उपराव था। अगला जो काल है डेविनियन काल। डेविनियन काल लगभग 60.3 मिलियन वर्ष लंबा है। यह वो अवधि है जब कई बीज वाले पौधे दिखाई दे। बीज यानी अब इस समय जो पौधे हो रहे थे इस काल में, उसमें बीज आ रहे थे। ठीक है, विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े भी इस काल में दिखाई दिए। यानी कीड़े मकोड़े हैं जो बीज हैं, उस समय को काल को बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों का काल इस समय में, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में केवल धमनियां होती थी। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों इस काल में मौजूद थे। ऐसी कोशिका की जीव जो जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, ऐसे प्राणियों में इस काल में दिखाई दिए थे, क्योंकि उनकी मजबूत छाती और पंख धीरे धीरे परिवर्तित और परिपक्व यानी मजबूत हो गए थे इस काल में। ठीक है, अगर आप देखोगे अगला कॉर्बोनिफिशन काल,
इस काल में कार्बन के नाम से पड़ा, कार्बन के नाम से इस काल का नाम पड़ा है क्योंकि इस काल के दौरान विश्व भर स्तर पर कई कार्बन वाले बेड बने थे। इस काल के चरण में उभयचरों, स्तनधारियों, श्रिप्सों का विकास हुआ। छिपकली, सांप, मगरमच्छ आदि कई रूप में इस काल में दिखाई दिए। यानी इस समय भाई छिपकली, मगरमच्छ उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, इसको भी दो कालों में बांटा जाता है। ठीक है, परमीन काल, इस काल का अंतिम युग था। इस अवधि में सरीसृप पक्षियों और स्तनधारियों की प्रधानता मौजूद थी। ठीक है, यानी इस समय का भाई जो सरीसृप हैं या पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, इनकी हमें ज़्यादा मौजूदगी देखने को मिली। यानी छोटे छोटे कालों तक ये विभाजित किए गए। आगे चल के इनको हम बढ़ेंगे। देखो अगला जो काल है इसमें देखो मोसोजोइक युग। मोसोजोइक युग में सरीसृप को युग कहा जाता है। इस युग में का लगभग 552 से लेकर के 66 लाख वर्ष तक लंबी है। इस 3 खंड में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। यानी इसको मोसोजोइक को 3 खंडों में विभाजित किया गया। 3 खंड कौन कौन से हैं? इसके 3 खंड हैं। ठीक है, पहले खंड में अगर आप देखोगे डायनासोर काल का अंतिम दिखाई देता है। इस काल में अगर आप देखोगे डायनासोर एक प्रजाति के रूप में विकसित हुए इस काल में। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे तो स्तनधारी प्रणाली, स्तनधारी जो प्राणी थे डायनासोर और सरीसृप मर गए या विलुप्त हो गए थे इसी काल में, जैसे इन्होंने बता रखा है। ठीक है भाई, इन कालों में देखो ये डायनासोर ही है। ठीक है, इन कालों में भैया डायनासोर आया था। डायनासोर का फोटो बना रखा है। नहीं खेले ये सारे काल में। अगला अगर आप देखोगे सोनोजोइक काल, मोसोजोइक युग के बाद फेनाजोइक युग का अंतिम युग था। इसे सोनोजोइक युग कहा जाता है। इसे आगे चलकर इस युग में फिर 2 अलग अलग उपाधियों में विभाजित हुआ। यह पृथ्वी का वर्तमान भूभार्गीय युग है जो पृथ्वी पर इतिहास के अनुसार पिछली 66 मिलियन वर्षों तक चला रहा है। यह युग ठंडी और शुष्क जलवायु और महाद्वीपों की वर्तमान व्यवस्था के साथ स्तनधारी पक्षियों और फूलों, पौधों और उचित प्रभावों सहित औसत रूप से संतुलित है। इस युग में स्तनधारी युग के रूप में जाना जाता है। यानी ज़्यादातर जो युग है उसको हम स्तनधारी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तृतीय युग को जैसे हम बोलते हैं कि यह सैंडोजोइक युग के पहले भूमध्य का प्रतिनिधित्व करता है जो लगभग 66 मिलियन से 2.6 मिलियन वर्ष मौजूद रहा। इस अवधि के दौरान डायनासोर के विलुप्त होने के साथ शुरू हुआ था। यानी इस युग में भाई जो डायनासोर थे वो विलुप्त हो गए थे। ठीक है, उसके बाद जो हमें पढ़ना है जो युग जो इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसी टाइप के कई सारे युग हैं, आपको पता होने चाहिए। और आपसे एग्जाम में यही जो अभी मैंने बताया ना, ये भाई डायनासोर का विलुप्त हुए, यही सारा आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में यही सारा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बोला था, देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के घटनाक्रम और समय सीमा पर अपनी दृष्टि रखते हुए कि जिससे भूभार्गीय समय पैमाने पर काफ़ी प्रभाव डालता है। एक बड़े प्रचंड के साथ वैश्विक भूमंडल को अपना निशाना बनाया। हम इसके इतिहास का पता लगाने के लिए विश्व मानचित्र पर समयावर्ती घटनाओं का पता ट्रैक लगा सकते हैं। इसके कई कारण थे। लेकिन आइए हम इसके कुछ प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करें जो वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपकी लिए आ सकता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, यानी कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा उसका रीजन क्या था भाई? औद्योगिक क्रांति, बहुत सारे उद्योग धंधे लग गए। अब जब उद्योग धंधे लगेंगे तो उद्योग धंधे क्या करेंगे? धरती का तापमान यानी धरती का टेम्परेचर भैया वो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देने वाले सभी कारकों में औद्योगिक क्रांति प्रमुख कारण है जिससे वैश्विक स्तर पर तीव्र ग्लोबल वार्मिंग, बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। यूरोप की औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुई जब हथौड़े से चलने वाले करघरों की मशीनों से चलने वाले करघरे और कताई मशीनों में बदल दिया गया। इन मशीनों ने यूरोप और ब्रिटिश उपनिवेशों के मध्य में ऊन और कपास का निर्यात करने वाले कपड़ा उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाया। इंग्लैंड में इन कपड़ा मिलों और कंपनियों ने उपनिवेशियों में अपना समकक्षों के साथ काफ़ी प्रतिस्पर्धापूर्ण संघर्ष किया। अपने स्वयं के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने अभियान में इसने बाहर से आयातित वस्तुओं पर कर अतिभार शुल्क लगाया। नतीजतन उत्पादकता बढ़ी, साथ ही
औद्योगिकरण को मजबूत किया। शायद जो गलत था वह था किसी भी पर्यावरणीय नीति को बाधा का प्रयोग करना, यानी कह सकते हैं जब कंपनी लगती है भैया, जब फैक्ट्री लगती है तो क्या होता है, जब औद्योगिक क्रांति होती है इससे क्या हो कि हमारा जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंची। ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करूं तो उसमें कह सकते हो कि औद्योगिक क्रांति जो होती है उससे भाई बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है। उससे पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उसी से बढ़ा है, ठीक है, एक बड़ा रीजन रहा। फिर औद्योगिकरण और ग्लोबल वार्मिंग देखिएगा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जैसे जैसे औद्योगिकरण में तेजी आई वैसे वैसे दुनिया की आबादी बढ़ी, यानी जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ वैसे दुनिया की जो आबादी का मतलब होता है जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है। अतः पृथ्वी का औसत तापमान ग्लोबल वार्मिंग की ओर गया और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना। 1800 तक जनसंख्या विश्व में पहले से 1 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी थी। जनसंख्या की घटने का कोई संकेत नहीं था। भूगर्भीय तापमान पर काफी प्रभाव पड़ा और इसके प्रचंड के साथ वैश्विक भूमंडल अपना निशाना बनाया। साथ ही जंगल बड़े पैमाने पर विनाश होने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन जो थे के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा। इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव ने अपने क्या दिए, योगदान दिया। यानी कह सकते हैं कि भाई जो औद्योगिकरण हुआ, जो जनसंख्या बढ़ी, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग जो थी वो बढ़ने में इसने क्या किया, अपना योगदान दिया। इन्होंने अपनी क्या की, इन्होंने अपनी मदद की, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड इसमें आएगा आपको लिए, छोटा हिमयुग। देखिएगा 1813 से 1814 में इंग्लैंड में काफ़ी ठंडी सर्दी हुआ करती थी। 1950 से 1850 के बीच भी ठंडी सर्दियां अच्छा खासा मौसम हुआ करता था। यह अवधि जलवायु के इतिहास में लिटिल आइस एज, यानी इसी को छोटा हिमयुग माना जाता है, ठीक है। लिटिल आइस एज यानी छोटा हिमयुग 1940 में लगभग खत्म हो चुका था, जो 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था, जो ग्लोबल वार्मिंग के एक श्रृंखला क्रम में आया था। हमने देखा है कि 1940 से 1976 तक वैश्विक तापमान थोड़ा कम हो गया, लेकिन 1976 के बाद फिर से तापमान बढ़ा है। लिटिल आइस को व्यापक शीतलन की अवधि के लिए संदर्भित किया जा सकता है, जो मध्यकाल गर्म अवधि के तुरंत बाद आया। इस शब्द को हम 1939 में फ्रिंकुनिस इस मैथिस द्वारा वैज्ञानिक भाषा में इसका प्रयोग, यानी छोटा हिमयुग या इसको प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई मध्यकालीन गर्म अवधि। मीज में गर्म अवधि ज़्यादा थी ना, धरती का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं गर्म अवधि, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था जो इसमें पूछा जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े आपसे मानव जनित युग में ग्लोबल वार्मिंग की ऐतिहासिक जड़ें इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, आ भी सकता है। देखिएगा बहुत पहले की बात है, 1827 में फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जीन वेस्टिक्स जोब्स फ्यूडरे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की थी। उन्होंने अपना उसमें लेख लिखा था, एक पत्रिका में उन्होंने लेख लिया था जिसमें उन्होंने ग्रहों का तापमान पर विस्तार पूर्वक बड़े पैमाने पर लिखे। उन्होंने न केवल पृथ्वी का तापमान बल्कि अन्य ग्रहों का तापमान पर भी चर्चा की थी, यानी ग्रहों का जो तापमान बढ़ा उसके बारे में बताया था। यहीं से कह सकते ग्लोबल वार्मिंग जितनी अन्य चीज़ें हैं, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इन सभी पर बात होने लगी। ओजोन, पारदर्शी और दर्शी पर यही थे, ठीक है। इन्होंने इन्हीं के कारण से कह सकते मानव जनित और ग्लोबल वार्मिंग पर इन्होंने सबसे पहले काम किया था। उसी के बाद से कह सकते भाई चर्चा होने लगी, ठीक है। इसी को यहाँ पर बताया गया है। ये लगभग अगर आपका देखूंगा तो लगभग ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, लगभग समाप्त हो गया। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है। जो जो चीज़ें मैंने बताई ना वही एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका निष्कर्ष आ गया। इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 जो है आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं बताऊँ ना, ग्लोबल वार्मिंग जरूर पढ़ के जाना। ग्लोबल वार्मिंग आपसे पूछी जा सकती है। अरे जो पूरा पाषाण काल, मध्य प्रदाषाण काल, अरे जो किस काल में सरीसृप आया, किस काल में डायनासोर आया, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये छोटा हिमयुग क्या है, ये सारे पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि यही मैंने जो बताया है यही आने की संभावना भी एग्जाम में ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11 3 चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है, 12 तक चलेंगे, ठीक है। देखिएगा
आगे क्या है चैप्टर 11, चैप्टर 11। चैप्टर 11 बहुत इजी है, ठीक है। इसमें प्रदूषण ही पढ़ना है, ठीक है भाई। वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण होता क्या है, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है, देखिएगा। चलते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण, देखिएगा। वायु प्रदूषण क्या, देखो भारत में वायु प्रदूषण खराब स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख कारण है और जोखिम भरा कारक हो सकता है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास की तीव्र दर ने शहरी वायु गुणवत्ता को विशेष रूप से वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। 2/3 से अधिक ग्रामीण आबादी अपना खाना पकाने और खाना गर्म करने की गतिविधियों के लिए लकड़ी, गोबर, कोयला, बायोमास ईंधन का उपयोग करती है। इससे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। नहीं कह सकते वायु प्रदूषण में अगर बात करूँ, देखो शहरों में क्या हो रहा है भाई, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा, गाड़ी मोटर चल रही है जो हवा है वो खराब हो रही है। एयर क्वालिटी, हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। उससे कह सकते हैं गंभीर बीमारियां यानी हृदय संबंधी बीमारियां या सांस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपको पता होगा शहरों में बहुत ज़्यादा क्या है, औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिक शहर हैं, ठीक है, महानगर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे भाई कि बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण, बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर है, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। दूसरा, शहर में तमाम तरह के निर्माण कार्य होते रहते, उससे भी वायु प्रदूषण होता रहता है, ठीक है। अगर और देखोगे तो शहरों में अन्य प्रकार के क्रियाकलाप भी होते रहते हैं जो वायु प्रदूषण को फैलाने में मदद करें। यानी शहरों में क्या भाई, वायु प्रदूषण यानी जो शहरों की जो खराब हवा है वो बहुत प्रदूषित हो रही है। इससे कह सकते हो कि जो आम लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। इससे क्या बहुत सारी भाई गंभीर बीमारियां हो रही हैं लोगों को, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं वायु प्रदूषण। वैसे तो भी वायु प्रदूषण को आप इजीली लिख भी सकते हैं वायु प्रदूषण तो आपको पता भी होगा। तो वायु प्रदूषण आपसे पूछा जा सकता है, कोई ना कोई एक जरूर आ सकता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। वायु प्रदूषण, उसके बाद जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मतलब पानी अगर आपका खराब हो रहा है, जल पानी, ठीक है। जल प्रदूषण जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी नदियाँ, ठीक है, नदियों में इतना ज़्यादा भाई कचरा है, कूड़ा है, ये सारी चीज़ें फेंकी जा रही हैं। यानी नदियों में तमाम तरह के मटेरियल फेंके जा रहे हैं और ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इनका जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ पर जाता है, नदियों में जाता है। और इससे क्या रहा है, नदियों का पानी दूषित हो रहा है। और जब नदियों का पानी दूषित हो रहा है उसी से तो जल प्रदूषण हो रहा है। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी जल को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जल प्रदूषण में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, पानी को दूषित करें। आज जो भाई बड़ी बड़ी कंपनी लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है कहाँ पर जा रहा है, नदियों में छोड़ा जाता है। और नदियों में जब छोड़ा जाता है उससे खराब है। दूसरा, हम नदियों में क्या करते हैं, हम सब लोग भी तो नदी में राखी है, कुछ भी होता है, सब नदी में ले जाकर लोग फेंकते हैं, ठीक है। घर में हवन हो गई, पूजा पाठ हो गया, तो उसको कहाँ बोलते भैया नदी में फेंकवा दो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जल प्रदूषण ही तो बढ़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखोगे हमारा कुछ भी कपड़ा है, लगता है, कोई भी चीज़ होती है, हम जा करके नदी में फेंक देते हैं, ठीक है। घर की मूर्ति होती है भगवान की, अगर खंडित हो गई यानी टूट गई है तो उसको क्या करते हैं, हम सब लोग नदी में जा करके फेंक देते हैं। और जब इस प्रकार की चीज़ों को जब हम नदियों में फेंक रहे हैं तो क्या होगा, इससे जल प्रदूषण ही तो बढ़ेगा ना। वही है जल प्रदूषण, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलिएगा, देखते हैं। जल प्रदूषण आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भूमि प्रदूषण का मतलब हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरक जो क्षमता है वो घट रही है या कम हो रही है, यानी भूमि सही नहीं है। अगर मैं बात करूँ, हम लोग क्या करते, पहले गोबर की खाद का यूज़ किया जाता था खेतों में, लेकिन आज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूरिया, डाई, फास्फोरस, इस प्रकार के हम रासायनिकों का यूज कर रहे हैं, खादों का यूज कर रहे हैं। पता नहीं कितने खेतों में पता नहीं कितने प्रकार के वो रसायन छिड़के जाते हैं मशीनों से, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसी बात को कर रहे हैं कि आज जो हमारी भूमि है, जो मृदा है, वो पूरी तरीके से भूमि का प्रदूषण हो गया है,
ठीक है भैया, भूमि प्रदूषण हो गया है। क्या करने से? हम लोग खेतों में क्या करते हैं, तमाम तरह के केमिकल का यूज कर रहे हैं, यूरिया का यूज कर रहे हैं, डाई का यूज कर रहे हैं। इससे क्या रहा, हमारी भूमि का प्रदूषण हो रहा है और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है, ठीक है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वह पूरी तरीके से क्या हो रही है उसका स्तर कम हो रहा। भैया हर खेत की अगर मैं बात करूं, जितना उपज होनी चाहिए थी उतना उपज नहीं हो पा रही। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज जो हमारी भूमि है वह पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। हम उसमें लगातार के केमिकल है, यूरिया है, डाई है, दुनिया भर के पता नहीं कितने तो रासायनिक खेत में जब फसल बोई जाती पता नहीं कितने तो उसमें वो छिड़के जाते हैं, रसायन छिड़के जा रहे हैं। इससे क्या रहा, भूमि का प्रदूषण ही तो हो रहा। और भूमि प्रदूषण होने से यानी भूमि की उर्वरक क्षमता कम पड़ रही है और हमारे लिए खाद्यान्न जो है उनकी भी अगर आप देखोगे संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए भूमि पर तमाम तरह के केमिकल छिड़क रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भूमि प्रदूषण इसी कारण से हो रहा है, जो मानव के लिए क्या है भाई, बहुत ज़्यादा हानिकारक आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रदूषण है, भूमि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। यहाँ पर देखोगे 11.6 आ गया। इसी के साथ आपका क्या है, ये जो चैप्टर नंबर 11 था वो लगभग समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 11 बहुत ईजी है, बहुत आसान है, जो मैंने बताया इसी से आपको थोड़ा हेडिंग वेडिंग बना करके अच्छे से इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर है, देखिएगा चैप्टर नंबर 12 क्या है, भारत में पर्यावरण नीति। ठीक है, तो यानी भारत में पर्यावरण को लेकर के क्या क्या नियम है, क्या क्या नीतियां हैं, इसको देखते हैं भाई। इसमें क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले भारत में ग्लोबल वार्मिंग कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारतीय जलवायु वार्ता, जो मैं बता रहा हूँ, सतत विकास का भारतीय मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भाई ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको छोड़ना नहीं है। देखिएगा ये रहा भारत में ग्लोबल वार्मिंग कार्यक्रम। देखिएगा 1980 के दशक में उत्तरार्ध में भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच पहली बार विचार विमर्श करने के लिए जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने। यानी जैसे तो 1980 में जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना। जब भारत सरकार अपनी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था में उतर रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन एक मुद्दे के रूप में काफ़ी जटिल समस्या है। इस प्रकार देशों का यह पावर गेम एक बहुत ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय नीति अधिकार क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, जहां से तर्क उत्पन्न होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग नीतियों के बीच एक स्पष्ट अनिश्चितता है, खासकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय नीति बहस की बात करते हैं और विशेष रूप से जब हम भारतीय संदर्भ की बात करें तो चर्चा और भी आकर्षक हो जाती है। भारत के कई आयामों वाला देश है, जहां पर एक बॉक्स में फिट होने से इनकार करता है। नीति विश्लेषण करने के लिए देश एक मुश्किल मामला बन गया है। इससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वार्मिंग नीतियों को देखें। अब आइए हम अंतर्राष्ट्रीय नीति बहसों में, डिबेटों में अपने देश की प्रतिक्रिया और घरेलू मोर्चे पर इसके प्रभावों को देखें। पिछले खंडों में पढ़ करके आपको पता चला ग्लोबल वार्मिंग नीति की विशेषताएं और लक्षण हमारे विकासशील देशों द्वारा उनके डाले जाने वाले दबाव से एक उचित विचार विकसित कर लिया है। हालांकि विकसित देशों में भारत निश्चित रूप से एक अपवाद है, क्योंकि इसके पास काफ़ी मजबूत वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा है। यानी कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग में भैया हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन करके उभरा है। शुरू से ही भारत में अगर आप देखोगे वैज्ञानिक और नीति आधार पर निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित कर रहा है। उच्च शिक्षा हो, विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, ने देश को एक मजबूत औद्योगिक आधार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंबा सफर तय किया है। हालांकि इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आर्थिक झटके का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत को अभी भी दुनिया का सबसे गरीब देश गिना जाता है। अपनी खुद की कुछ श्रेष्ठ शैक्षिक संस्था और प्रशिक्षण संस्थानों के बावजूद यह जनशक्ति का आघात, क्रॉस कटिंग परिष्कृत और पेशेवर कौम हम देख रहे हैं। भारत जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और आज प्रेजेंट टाइम में अगर बात हो तो भारत सरकार क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें उत्सुक दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो भारतीय
देखिएगा भारतीय जलवायु वार्ता संकल्प और नीति क्या है। देखिएगा किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में पर्यावरण नीति को स्थापित करना यह मान्यता दिखाता है कि एक अच्छा काम है। पर्यावरणीय नीति कहलाता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा उपयुक्त नीति को भारी और एक बड़े पैमाने पर आलोचना की गई। उन्होंने यह महसूस किया है कि एक वार्ता बहुत ही घातक और भयानक और खतरों से भरी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है, जिसे उन्होंने पर्यावरण नीति कहा है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका एक शोधकर्ता यानी कह सकते हैं भारत ने क्या पर्यावरण को लेकर के उन्होंने एक नीति बनाई। भारत ने क्या है पर्यावरण को लेकर के क्या नीति क्या काम होगा उसके लिए हमने योजना बनाई ताकि हम पर्यावरण को सही कर सकें। और जो हमारी सरकार हो भी कह सकते हो कि पूरी तरीके से पर्यावरण को लेकर के चिंतित है और हमने पूरा नियम बना है, पूरा पैमाना बना है, पूरा खाका बनाया गया है किस प्रकार से भारत पर्यावरण को ठीक कर पाएगा और बाकी लोगों का भी, बाकी देशों जैसे अमेरिका है, यूरोप है, उनका भी हमें सहयोग लेकर के हम पर्यावरण को कैसे विकसित कर सकते हैं और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो भारत में पर्यावरण को लेकर के काफ़ी नीति और काफ़ी काम हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ देखिएगा भारत में जलवायु परिवर्तन का होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव, जलवायु संधि के सीमित प्रभावों पर, ठीक है, इस तथ्य पर जोर दिया गया कि औद्योगिक देशों को उनके ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा जाना चाहिए। भारत इस प्रकार की बातों को कर रहा है। अगला देखिएगा पारिस्थितिक सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। ये कह रहा है कि भाई लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप भाई जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु बदलने से क्या होता है आम लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए क्या होगा, जीवन क्या होगा, बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा, ठीक है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके जो लक्ष्य है भाई कि आज के समय की जो पीढ़ी है वो भी सभी चीज़ों का यूज कर ले, आने वाली पीढ़ी भी यूज कर पाए। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन रहेगा तो इस सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण ही हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे सतत विकास और जलवायु परिवर्तन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपसे एग्जाम में आज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही क्या हो रहा है भैया, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। और जब जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या हमारा होगा, हम सतत विकास के जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन सतत विकास के लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है ठीक है, सतत विकास हमारा नहीं हो पाएगा उन्हीं चीज़ों का, ठीक है। सतत विकास के मॉडल क्या हैं, सतत विकास के टोटल 17 मॉडल हैं, ठीक है, ये 17 आयाम है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे पूरी तरह से 17 सतत विकास का भारतीय जो मॉडल है उसको भी बताया गया। जैसे पहला सतत विकास का पहला मॉडल क्या बताता है, जलवायु कार्रवाई और नीति, यानी जलवायु को बचाने के लिए हमें काम करो या उसके लिए नीति बनाओ, जलवायु परिवर्तन ना हो। दूसरा स्वच्छ ऊर्जा, नहीं भारत क्या करे, स्वच्छ ऊर्जा पर, ऊर्जा स्वच्छ हो इसके लिए हमें काम करना जो है भाई ऊर्जा है उसके लिए, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, उत्सर्जन तीव्रता, यानी जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं वो तेजी से करें, बिजली में जो है सारे काम करें, ठीक है, तीसरा। चौथा हमारा क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी जो आपदाएं हम उसको कम से कम कर सकें, उनमें सुधार कर सकें, इसके लिए हमें काम करना चाहिए ठीक है। अगले अगर देखो यहाँ पर निष्कर्ष आ गया है 12.6 में निष्कर्ष आ गया था, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो जलवायु कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनको आपको क्या करना भाई जरूर करके जाना, इसमें से आपसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार क्या कीजिएगा, जो निष्कर्ष लिख रखा, ठीक है, निष्कर्ष को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाकी भी चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और आपको वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।